स्वागत है। अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए जैसे आपका शरीर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। कंधे ढीले छोड़ दीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को आराम दें। अब केवल अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। हर सांस आपको और गहराई में ले जा रही है। दिन भर की थकान पिघल रही है और मन पूरी तरह शांत हो रहा है। कल्पना कीजिए आप एक शांत बगीचे में हैं। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं और हल्की ठंडी हवा आपके गालों को छू रही है। हर सांस के साथ आप और गहरे सुकून में उतरते जा रहे हैं। अब आपका मन तैयार है एक सुंदर भावनात्मक यात्रा के लिए। आज की हमारी कहानी है राजकुमारी का जन्मदिन, जिसे लिखा है महान लेखक ऑस्कर वाइल्ड ने। यह कहानी हमें ले जाएगी मासूमियत, सुंदरता और भावनाओं की उस दुनिया में जहां सच्चाई हमें भीतर तक छू जाती है। तो आप बस अपने मन को खुला छोड़ दीजिए और इस कहानी की गहराई में खो जाइए। आज राजकुमारी का जन्मदिन था। वह अभी 12 साल की ही थी। महल के बागों में सूरज की धूप चमक रही थी। हालांकि वह सचमुच स्पेन की राजकुमारी थी, लेकिन उसका भी साल में एक ही जन्मदिन पड़ता था, बिल्कुल गरीब बच्चों की तरह। इसलिए यह सारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि उसका यह दिन बहुत अच्छा गुजरे, और यह निश्चय ही एक बहुत अच्छा दिन था। नलिनी के फूल अपनी लंबी डंडियों पर संतरियों की तरह सीधे खड़े थे। वे नीचे घास में उगे गुलाबों की तरफ उपेक्षा से देखकर कह रहे थे, सुंदरता में हम भी तुमसे कम नहीं। बैंगनी रंग की तितलियां अपने पंखों पर सुनहरा पराग लिए इधर से उधर उड़ रही थीं। वे बारी बारी से हर फूल पर जाती। नन्ही गिरगिटें दीवारों से निकलकर धूप सेंक रही थी। धूप की गर्मी से अनार दरक कर फूट गए थे और वे अपने लाल रक्तिम हृदय दिखा रहे थे। यहाँ तक कि जालियों और तोरण पत की मिट्टी में उगने वाले पीले नींबुओं का रंग भी सूर्य का प्रकाश पाकर निखर आया था। मैग्नोलिया के पेड़ों ने भी अपने गोल हाथी दांत के रंग के फूल खिलाकर हवा को सुगंध से भर दिया था। छोटी राजकुमारी अपने साथियों के साथ छत पर इधर से उधर घूम रही थी। वह पत्थर के विशाल कलशों और काई लगी मूर्तियों के इर्द गिर्द लुका छिपी का खेल खेल रही थी। आम दिनों में उसे केवल अपने स्तर के बच्चों के साथ खेलने की ही अनुमति दी जाती थी, इसलिए उसे अकेले ही खेलना पड़ता था। पर उसका जन्मदिन इस नियम का अपवाद था। राजा ने आदेश दिया था कि वह चाहे तो अपने किसी भी हमउम्र दोस्त को आमंत्रित करके उसके साथ अपना मन बहला सकती है। इन छरहरे स्पेनिश बच्चों में एक विशेष प्रकार का लालित्य था। लड़कों ने बड़े परों वाले हैट और छोटे लहराते लबादे पहन रखे थे। लड़कियां अपने लंबे कढ़ाईदार गाउन संभाले और अपनी सूरज की धूप से बचाने के लिए बड़े काले भी रुपहले पंखे लिए घूम रही थीं। राजकुमारी इन सबसे अधिक प्यारी और सुंदर दिख रही थी।
उसने आज के फैशन के अनुरूप सबसे अच्छी पोशाक पहन रखी थी। उसका लिबास स्लेटी सैटिन का था। उसकी स्कर्ट और बड़े-बड़े फुलाव वाली आस्तीनें चांदी के तिल्ले से कड़ी हुई थी। जब वह चलती तो उसके लिबास में से गुलाबों के आकार के सजावट वाले स्लीपर झांकते। उसका बड़ा सा पंखा गुलाबी और मोती के रंग का था। उसके सुनहरे बाल उसके पीले चेहरे को चारों ओर से स्वर्ण प्रभामंडल की तरह घेरे हुए थे। महल की एक खिड़की से उदास बैठा राजा उनको देख रहा था। उसके पीछे उसका भाई एरेगान का डॉन पेड्रो खड़ा था, जिससे वह घृणा करता था। उसके पास उसके धर्मगुरु गेनाडा के महान धर्म रक्षक बैठे थे। वह राजकुमारी को देखकर और भी उदास हो रहा था। जब वह अपने मुकाबले खेलने वालों के सामने बड़ी अदा से झुकती थी या फिर अपने पंखे की ओट करके अलकर्क की ड्यूक पत्नी पर हंसती थी, जो हर समय उसके साथ रहती थी। राजा को राजकुमारी की मां युवा रानी की याद आ गई। उसे ऐसा लगा कि वह कुछ अरसा पहले ही रांस के जिंदादिल देश। पुष्पों ने यह भी कहा कि हालांकि छोटे बौने की क्रूरता प्रदर्शनीय है, फिर भी अच्छा होता कि वह इस तरह खुशी से उछलने और मूर्खतापूर्ण हरकतें करने के बजाय गंभीर या उदास दिखाई देता। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाली धूप घड़ी भी, जिसने किसी जमाने में सम्राट चार्ल्स पंचम जैसी महान हस्ती को भी समय बताया था, छोटे बौने का नाक नक्शा देखकर ऐसी हक्की बक्की रह गई अपनी छाया कि लंबी उंगलियों से पूरे 2 मिनट तक समय बताना ही भूल गई। उसने जंगले पर बैठकर धूप सेंकते हुए बड़े सफेद मोर से कहा कि हर कोई जानता ही है कि राजाओं के बच्चे राजाओं के बच्चे होते हैं और कोयला बनाने वालों के बच्चे कोयला बनाने वालों के बच्चे ही होते हैं। ऐसा नहीं है, कहना तो मूर्खता ही होगी। उसे पूरी तरह सहमत मोर जोर से चीखा, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी चीख इतनी तेज थी कि ठंडे फव्वारे के तल में रहने वाली सोन मछलियां भी पानी से बाहर अपने सिर निकालकर पत्थर की विशाल परिधि से पूछ बैठी कि आखिर बात क्या है। लेकिन चिड़ियों को वह अच्छा लगा। उन्होंने उसे कई बार जंगल में लहलहाती पलखाती पत्तियों के साथ नाचते हुए देखा था, या फिर किसी ओक के पेड़ की खोखल में लेटकर गिलहरियों के साथ काष्ठफल खाते देखा था। वे उसकी कुरूपता का बुरा नहीं मानती थीं। संतरे के बाग में इतना मीठा गाने वाली बुलबुल भी, जिसका गाना सुनने के लिए चंद्रमा भी कई बार नीचे झुकाता था, देखने में सुंदर तो न थी। इसके अलावा वह उनके प्रति बहुत दयाभाव भी रखता था। कड़े जाड़े में जब पेड़ों पर फल नहीं रहते थे, जब धरती लोहे जैसी कठोर हो जाती थी, जब भेड़िए खाने की तलाश में बस्तियों के छोर तक आ जाते थे, तब भी वह कभी उनको भूला नहीं। वह हमेशा अपनी काली रोटी में से छोटे टुकड़े उन्हें देता था और अपने मामूली नाश्ते को भी उनके साथ बांटता था। इसलिए वे उसके चारों तरफ मंडराती रहीं। वे उड़ती हुई अपने परों से उसके गालों को छू लेती थी और आपस में चहचहाती थी। छोटा बौना इससे इतना खुश हुआ कि उसने उनको अपना सुंदर सफेद गुलाब दिखाया और बोला कि खुद राजकुमारी ने मुझे यह दिया है क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है। उसके मुंह से निकला एक भी शब्द चिड़ियों की समझ में नहीं आया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपने सिर एक तरफ इस तरह झुकाए जैसे सब कुछ समझ रही हूं, और ऐसा करना कुछ समझने के बजाय कहीं अधिक आसान भी था। गिरगिटों ने भी उसे बहुत पसंद किया। जब वह नाचने कूदने के बाद थक कर आराम करने के लिए घास पर लेट गया तो वे उसके चारों तरफ घूमकर उसका दिल बहलाने लगी। हर कोई गिरगिट की तरह सुंदर तो नहीं हो सकता ना, वे बोली। ऐसी उम्मीद रखना तो बेकार ही है। हालांकि ऐसा कहना अटपटा है, लेकिन वह इतना ज्यादा कुरूप भी नहीं, बशर्ते कोई अपनी आंखें मूंद ले और उसकी तरफ नहीं देखे। इन गिरगिटों का स्वभाव अत्यंत दार्शनिक था। जब कोई और काम न होता या जब इतनी तेज बारिश होती कि बाहर जाना संभव न होता, तो वे घंटों विचारमग्न रहती।
फूल उनके और चिड़ियों के इस व्यवहार से बहुत नाराज हो गए। इससे तो यही पता चलता है कि उड़ने और इस तरह इधर-उधर दौड़ने का कितना दुष्प्रभाव होता है। सभी अच्छे संस्कारों वाले लोग हमेशा हमारी तरह एक ही जगह पर बने रहते हैं। किसी ने हमको कभी चहलकदमी के रास्तों पर उछल-कूद करते हुए या पतंगों पर झपटते हुए नहीं देखा। जब हमें कुछ हवा बदलने की इच्छा होती है, तो हम माली को बुला लेते हैं। वह हमें दूसरी क्यारियों में ले जाता है। ये गरिमामय है, ऐसा ही होना भी चाहिए। लेकिन चिड़ियों या गिरगिटों को एक स्थान पर शांति से रहने की तमीज़ नहीं। चिड़ियों का तो कोई स्थायी पता तक नहीं होता। वे तो जिप्सियों की तरह घुमंतू ही होती हैं। इसलिए उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी नाक हवा में ऊपर उठा ली। वे काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। जब छोटा बौना घास से उठकर महल की तरफ चल दिया, तो वे बहुत खुश हुए। उसकी बाकी ज़िंदगी तक उसे अंदर ही रखा जाना चाहिए। वे बोले, "ज़रा उसके कुबड़ और टेढ़ी-मेढ़ी टाँगों को तो देखो।" वे आपस में गपशप करने लगे। लेकिन छोटे बौने को इस बारे में कुछ भी पता न था। उसे चिड़ियाओं और गिरगिटें बहुत अच्छी लगी थीं। फूल राजकुमारी के अलावा दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ों में से थे। और राजकुमारी ने उसे सुंदर सफ़ेद गुलाब दिया था, क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। उसकी राजकुमारी के साथ ही जाने की कितनी इच्छा थी। वह उसे अपने दाहिने रखती, उस पर मुस्कुराती। वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ता और उसके साथ खेलता। वह उसे हर तरह के मज़ेदार करतब सिखाता। हालांकि वह इससे पहले कभी किसी महल में नहीं गया, लेकिन वह और बहुत सी मज़ेदार बातें जानता था। वह जलबेंत के ऐसे पिंजरे बना सकता था जिसमें बैठकर टिट्टे गाना गा सके। वह बांस की बांसुरियां बना सकता था जिनका संगीत रसिक जन सुन सके। वह हर चिड़िया का चहचहाना पहचानता था। वह फुनगी पर बैठी तिलियर को या झील से बगुले को पुकार सकता था। वह हर जानवर के पैरों के निशान पहचानता था। वह खरगोश के हल्के कदमों के निशानों को और कुचली हुई पत्तियों से भालू के पद चिन्हों को पहचान सकता था। उसे सभी जंगली नृत्य आते थे। वह शरद का लाल वस्त्रों वाला उन्मत्त नृत्य जानता था। वह फसल पर नीले सैंडल पहनकर किए जाने वाला धीमा नृत्य जानता था। वह श्वेत पुष्पमाला के साथ जाड़े का नृत्य और वसंत में उपवनों में किया जाने वाला कलिका नृत्य भी जानता था। वह जानता था कि जंगली कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं। एक बार जब किसी बहेलिये ने कबूतरी को जाल में फंसा लिया, तो उसने उनके बच्चों को खुद पालकर बड़ा किया और उनके लिए एक ठूंठ देवदार के खोखल में छोटा सा दड़बा भी बना दिया। वे बहुत पालतू हो गए थे और हर सुबह उसके हाथों से दाना चुगते थे। वह उन्हें पसंद करेगी। लंबी घास में फुदक-फुदक कर दौड़ने वाले खरगोश, फौलादी रंग के पंखों और काली चोंच वाले नीलकंठ, अपने आप को कंटीले गोले में बदल देने वाले साही और अपने सिर डुलाते, नर्म पत्तियां चबाते हुए धीमी चाल से चलने वाले सयाने कछुए। इन सबको भी वह जरूर पसंद करेगी। हाँ, उसे जरूर उसके साथ खेलने के लिए जंगल में आना चाहिए। वह उसे अपना छोटा बिस्तर दे देगा और खुद सुबह होने तक खिड़की से झांकता हुआ पहरा देगा, ताकि आरना भैंसा उसे चोट न पहुंचाए और भेड़िए झोपड़ी के पास न खिसक आए। सुबह होने पर वह कपाट पर दस्तक देकर उसे जगाएगा। फिर वे दोनों बाहर जाकर दिन भर एक साथ नाचेंगे। जंगल में जरा भी अकेलापन महसूस नहीं होता। कभी कभी कोई पादरी भी अपने सफेद खच्चर पर सवार अपनी रंगीन किताब से कुछ पढ़ता हुआ वहां से निकलता है। कई बार बाद से शिकार करने वाले हरी मखमल की टोपियां और हिरन की खाल की जरकिन पहने वहां से निकलते हैं। मुंह पर टोपियां पहनाए बाज उनकी कलाई पर होते हैं। अंगूर की फसल के समय यहाँ अंगूर के व्यापारी आते हैं। सिरपेचे की चमकदार लताओं से उलझकर उनके हाथ पैर बैंगनी हो जाते हैं। वे शराब टपकाती मशकें लिए होते हैं। कोयला बनाने वाले रातों को बड़ी अंगीठियों के पास बैठकर लकड़ी के लट्ठों को धीमी आग में सुलग कर कोयला बनते देखते रहते हैं। वे अंगारों पर चेस्टनट भूनते रहते हैं। डाकू अपनी गुफाओं से निकल कर आते हैं और उनके साथ मिलकर आमोद मनाते हैं। एक बार तो उसने टोलेडो जाने वाली लंबी धूल भरी सड़क से होकर जाने वाला एक सुंदर जुलूस भी उधर से जाते देखा था। सुनहरे क्रॉस वाले संत वहां से अपने चमकीले बैनर लिए मीठे स्वरों में गाते हुए निकलते हैं।
उसने एक बार वहां से रुपहले कवच पहने बर्छे और तोड़ेदार बंदूकें लिए सिपाही भी जाते देखे। उनके बीच में विचित्र से पीले कपड़े पहने, अपने हाथों में जलती मोमबत्तियां लिए 3 आदमी नंगे पांव चल रहे थे। निश्चय ही जंगल में देखने लायक बहुत कुछ है। फिर जब वह थक जाएगी तो वह उसके लिए ढेर सारी नर्म हरियाली ढूंढ लेगा, या फिर उसे अपनी बाहों में उठा लेगा, क्योंकि वह बहुत मजबूत है। हालांकि वह जानता है कि लंबा नहीं है। वह उसके लिए शिववल्ली की लाल बेरियों की माला बनाएगा। वह अपनी पोशाक के साथ जो सफेद बेरी पहने हुए है, ये उसी की तरह सुंदर होंगी। जब वह उनसे तंग आ जाएगी तो उनको फेंक सकती है। वह उसके लिए और बना देगा। वह उसके सुनहरे बालों में सितारों की तरह सजाने के लिए बाजफल और ओस में भीगे पवन पुष्प लाएगा। लेकिन वह है कहाँ? उसने सफेद गुलाब से पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सारा महल सोया हुआ सा लग रहा था। जहां पल्ले बंद नहीं किए गए थे, वहां भी धूप को अंदर आने से रोकने के लिए खिड़कियों पर भारी पर्दे खींच दिए गए थे। वह चारों तरफ किसी ऐसी जगह ढूंढने के लिए घूमने लगा जहां से अंदर जा सके। अंत में उसे एक छोटा निजी दरवाजा खुला हुआ मिल गया। वो वहां से अंदर आ गया। उसने देखा कि वह एक बड़े और सुंदर हॉल में है। उसे लगा कि यह तो जंगल से भी अधिक सुंदर है। यहाँ चारों तरफ सुनहरी सजावट थी और फर्श भी रंगीन पत्थरों का था, जो किसी ज्यामितीय आकार में एक दूसरे से जोड़े गए थे। लेकिन छोटी राजकुमारी वहां नहीं थी। सिर्फ कुछ आकर्षक सफेद मूर्तियां थीं। जैस्पर की चौकियों से वे अपनी सूनी आंखों और मुस्कुराते होठों से उसकी तरफ देख रही थीं। हॉल के अंत में सूरज और सितारों वाली कढ़ाई से सजा काली मखमल का एक पर्दा लगा हुआ था। ये प्रतीक राजा को बहुत प्रिय थे और काला उसका मनपसंद रंग था। शायद वह इसके पीछे छिपी हुई थी। वह हर हाल में कोशिश करेगा। उसने दबे पांव वहां तक जाकर पर्दा एक ओर हटा दिया। वहां सिर्फ एक और कमरा था, पहले से भी सुंदर कमरा। दीवारें हरी टेपेस्ट्री से सजी थी, जिन पर शिकार के त्रिशों वाली सुई धागे की कढ़ाई थी। ये किसी कलाकार की कलाकृति थी, जिसने इसकी परिकल्पना और इसे तैयार करने में 7 साल लगाए थे। ये कभी जीन लॉफाओ, जैसा कि उस दीवाने राजा को पुकारते थे, का निजी कक्ष होता था। वह शिकार का इतना शौकीन था कि उसे अपने कद्दावर घोड़े पर सवार होकर किसी हिरण्य पर झपटते शिकारी कुत्तों के साथ अपने शिकार का शंखनाद करके उस भागते जानवर पर खंजर से वार करते दिखाया गया था। यह अब मंत्रणा कक्ष था। कमरे के केंद्र में रखी मेज पर मंत्रियों के लाल पत्रधन रखे थे। इन पर स्पेन की ट्यूलिप की सुनहरी मोहरें और हैब्सबर्ग वंश का राज चिन्ह लगा था। छोटे बौने ने हैरानी से चारों ओर देखा। आगे बढ़ने में उसे थोड़ा डर लग रहा था। वहां वनाली में दौड़ते घोड़े देखकर, जिनकी टप्पों से जरा भी आवाज नहीं हो रही थी, उसे उन भूतों की याद आ गई जिनके बारे में उसने कोयला बनाने वालों से सुना था। वे जंगल में रात को घूमते थे। अगर उनको कोई आदमी मिल जाए तो उसे हिरनी में बदल देते और फिर शिकार करने के लिए उसका पीछा करते। लेकिन फिर उसे सुंदर राजकुमारी की याद आ गई, जिसने उसमें साहस का संचार कर दिया। वह उसे अकेले में ही खोज कर बताना चाहता था कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। शायद वह इससे आगे वाले कमरे में थी। वह नरम कालीनों पर दौड़कर आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। न, वह तो यहां भी नहीं थी। कमरा बिल्कुल खाली था। ये दरबार हॉल था जहां विदेशी राजदूतों का स्वागत होता था, लेकिन अब काफी अरसे से किसी राजदूत को राजा ने मिलने का अवसर नहीं दिया था। बहुत पहले कभी यहीं इंग्लैंड का राजदूत सम्राट के सबसे बड़े बेटे से अपनी महारानी की शादी का प्रबंध करने आया था। वहां सोने के काम वाले चमड़े के पर्दे लटके हुए थे और सोने का एक दीपदान काली सफेद छत से लटक रहा था, जिसमें 300 मोमबत्तियां जल रही थीं। सोने की जरी के एक विशाल छत्र के नीचे, जिस पर मोतियों से शेर और किले के मीनार खड़े हुए थे, सिंहासन रखा था। वह चांदी और मोतियों की झालर वाली भारी काली मखमल से मढ़ा था। सिंहासन की दूसरी सीढ़ी पर चांदी की जरी वाले कपड़े से मजीगत्ती वाली राजकुमारी के लिए घुटनों के बल बैठने वाली चौकी रखी थी। छत्र की सीमा के बाहर पोप के धर्मदूत की कुर्सी रखी थी।
सार्वजनिक समारोहों के दौरान केवल उसे ही राजा की उपस्थिति में बैठने की अनुमति थी। उसके सामने रखी एक बैंगनी चौकी पर उसकी लाल फुंदनों वाली लंबी टोपी रखी हुई थी। सिंहासन के सामने वाली दीवार पर शिकारी वेश में चार्ल्स पंचम की आदमकद तस्वीर लगी थी। उनके साथ एक बहुत बड़ा शिकारी कुत्ता था। दूसरी दीवार के मध्य में फिलिप्स तोयम की तस्वीर लगी थी, जिसमें वह नीदरलैंड का आदर सम्मान स्वीकार कर रहे थे। खिड़कियों के बीच आबनूस की एक पेटी रखी थी, जिस पर हाथी दांत की पच्चीकारी थी। इस पर हालबीन के मृत्यु नृत्य की नक्काशी थी, जो कहा जाता था कि प्रसिद्ध कलाकार के हाथों से की गई थी। लेकिन छोटे बौने ने इस सारी भव्यता की कोई परवाह नहीं की। वह छत्र में जड़े सारे मोतियों के बदले भी अपना गुलाब न देता, न ही पूरे सिंहासन के बदले अपने गुलाब की एक सफेद पंखड़ी देता। वह तो मंडप में वापस जाने से पहले राजकुमारी को देखना चाहता था, ताकि उसे कह सके कि जब मेरा नृत्य समाप्त हो जाए तुम मेरे साथ चली आना। यहाँ महल में तो हवा बंद और गुमसी थी, लेकिन जंगल में हवा खुली और तेज बहती थी। वहां सूर्य की किरणें अपने सुनहरे हाथों से कंपकंपाती पत्तियों को हटाती थीं। जंगल में फूल भी थे, शायद यहाँ के बाग जैसे सुंदर नहीं, लेकिन इनसे कहीं अच्छी सुगंध वाले। वहां वसंत के आरंभ में संबुल थे, जो ठंडी घाटी में और घास के टीलों पर अपनी बैंगनी छवि में लहराते थे। बसंती गुलाब थे, जो ओक वृक्षों के झुरमुटों में उनकी जड़ों के आसपास खिलते थे। वहां श्वेत अर्क पुष्प थे, चटक नील पुष्प थे और कई प्रकार के इंद्रधनुषी व सुनहरे फूल थे। वहां बादामों पर स्लेटी रंग के पौर थे और घंटी नुमा फक्सग्लो फूल थे, जो अपने पराग पर मंडराने वाली मधुमक्खियों के भार से झड़ जाते थे। चेस्टनट की अपनी सितारों जैसी फुनगियाओं थीं और वनसंजली की अपनी पीली चंद्रमाओं जैसी आभा थी। अगर वह उसे ढूंढ पाया तो वह जरूर आएगी। जंगल की सुंदरता की खातिर जरूर आएगी और मैं उसकी खुशी की खातिर दिन भर नाचूंगा। ये सोचकर उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई और उसने अगले कमरे में प्रवेश किया। अब तक के सभी कमरों में ये सबसे चमकदार और सुंदर था। दीवारें रेशम पर गुलाबी फूलों और बेलबूटों की कढ़ाई से सजी हुई थीं। उन पर चिड़ियों के प्रारूप के साथ चांदी के फूल खड़े थे। चांदी का भारी फर्नीचर था, जिसमें फूलों के तोरण थे। अंगीठी के सामने दो बड़े पर्दे थे, जिन पर तोते और मोर काढ़े गए थे। हरे रंग के सुलेमानी पत्थर का फर्श दूर तक जाता दिखाई देता था। यहाँ वह अकेला न था। उसने देखा कि कमरे के आखिरी छोर पर कोई छोटी आकृति वाला उसे देख रहा है। उसका दिल कांप गया। उसके होंठों से खुशी की एक किलकारी निकली और वह सूरज की रोशनी में आ गया। उसके साथ ही वह आकृति भी वहां आ गई और अब वह उसे साफ साफ दिखाई दी। राजकुमारी नहीं, यह तो कोई डरावनी आकृति थी। ऐसी क्रूप शक्ल सूरत तो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसका चेहरा मोहरा और शरीर आम लोगों जैसा न था। वह कुबड़ा और टेढ़ी मेढ़ी टांगों वाला था। उसका बहुत बड़ा गोल मटोल इधर उधर लुढ़कने वाला सिर था और काले बालों के अयाल थे। छोटे बौने ने उसे देखकर मुंह बिचकाया, तो जवाब में उस डरावनी और कुरूप आकृति ने भी मुंह बिचकाया। बौना हंसा, वह भी उसके साथ हंसा। जिस तरह बौने ने अपने हाथ अपनी बगलों में रखे थे, उसने भी वैसा ही किया हुआ था। उसने उसका मजाक उड़ाने के लिए झुककर अभिवादन किया, तो उस भयानक जीव ने भी वैसा ही किया। वह उसकी तरफ बढ़ा तो वह भी उसके पास आ गया। वह जो कुछ करता था, ये कुरूप आकृति हूबहू वैसा ही करती थी। जब बौना रुकता तो वह भी रुक जाता। उसने खुशी से चिल्लाकर अपना हाथ उस आकृति की तरफ बढ़ाया। उसने अपना हाथ छुआ तो आकृति ने भी अपना हाथ छुआ। वह डर के मारे सहम गया। उसने अपना हाथ उस तरफ बढ़ाया तो डरावनी आकृति ने भी तुरंत वैसा ही किया। वह उसे छूने के लिए और आगे बढ़ा तो किसी सख्त और चिकनी चीज ने उसे रोक दिया। अब उस भयानक आकृति का चेहरा पौने के चेहरे के बहुत करीब था। वह डर से सहमा सा लग रहा था। उसने अपनी आंखों पर से अपने बाल हटाए तो आकृति ने फौरन उसकी नकल की। उसने उस पर चोट की तो उसने भी जवाब में हर चोट का वैसा ही जवाब दिया। उसने नफरत से उसकी तरफ देखा तो आकृति ने भी उसी तरह बुरा सा मुंह बनाया। वह पीछे हटा, आकृति भी पीछे हट गई। ये क्या है? उसने जरा देर सोचा। उसने बाकी कमरे पर एक नजर डाली।
बड़ी हैरानी की बात थी, उस साफ पानी की सी दीवार में कमरे की हर चीज की नकल थी। हाँ, हर तस्वीर की, काउच की प्रतिकृति थी। दरवाजे के पास जो हिरन का बच्चा था, उसका जुड़वां भाई वहां मौजूद था। सूरज की रोशनी में वीनस की जो मूर्ति थी, इस दीवार में भी वैसी ही सुंदर मूर्ति उसी तरह बाहें फैलाए खड़ी थी। क्या यह प्रतिध्वनि थी? उसने एक बार खाटी में जोर की आवाज दी थी तो उसने उसी तरह एक एक शब्द दोहरा दिया था। क्या वह दृष्टि की भी इसी तरह नकल कर सकती है, जैसे कि आवाज की? क्या वह असली दुनिया के हूबहू एक नकली दुनिया बना सकती है? क्या चीजों की छाया में रंगीन हो सकती है और हिलडुल सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने फिर से शुरू किया। उसने अपनी छाती से सुंदर सफेद गुलाब हटाया और घूमकर उसे चूम लिया। उस भयानक और कुरूप शक्ल के पास भी अपना एक गुलाब था, जिसकी एक एक पंखड़ी उसके गुलाब जैसी ही थी। उसने भी उसी की तरह गुलाब को चूमकर डरावनी हरकत करते हुए उसे छाती से लगा लिया। जब उसे सच्चाई समझ में आई तो बौने ने हताशा में एक जोर की चीख मारी। वो फर्श पर गिरकर सिसकने लगा। तो ये वह खुद था जो कुबड़ा, डरावना और कुरूप नाक नक्शे वाला था, विकृत अंगों वाला, जिसे देखकर नफरत हो। वो खुद ही डरावनी शक्ल वाला था और सब बच्चे उसी पर हंस रहे थे। और छोटी राजकुमारी, जिसके बारे में वह सोचता था कि उसे प्यार करती है, वह भी उसकी कुरूपता का मजाक उड़ा रही थी और उसके विकृत अंगों पर हंस रही थी। उसने उसे जंगल में क्यों नहीं रहने दिया? वहां तो उसे यह बताने वाला कोई आईना न था कि वह कितना घृणास्पद है। उसके पिता ने उसे शर्म के हाथों बेचने के बजाय मार क्यों नहीं डाला? उसके गालों पर गर्म आंसू बह रहे थे और उसने सफेद गुलाब को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसकी प्रतिकृत के दानव ने भी वैसा ही किया और फूल की पंखुड़ियां हवा में उछाल दी। वह जमीन पर औंधा लेट गया और उसने बौने की तरफ दर्द भरे चेहरे के साथ देखा। बौना वहां से दूर खिसक गया ताकि उसे न देख सके। उसने अपनी आंखें अपने हाथों से ढक लीं। वह किसी घायल की तरह रेंग कर छाया में आ गया और वहां सुबकता हुआ पड़ा रहा। उसी समय राजकुमारी अपने साथियों के साथ वहां आई। जब उन्होंने बौने को जमीन पर पड़ा हुआ अपने दोनों हाथों से फर्श को पीटता पाया तो वे सब उसके चारों तरफ खड़े होकर उसे देखने लगे। वे सब मारे खुशी के बहुत जोर जोर से हंसने लगे। उसका नाच बड़ा मजेदार था, राजकुमारी बोली, लेकिन उसका यह अभिनय तो उससे भी ज्यादा मनोरंजक है। वह तो कठपुतलियों जैसा ही मजेदार है, बेशक उनकी तरह बहुत स्वाभाविक नहीं। उसने अपना पंखा डुलाया और हंसी, लेकिन छोटे बौने ने उनकी तरफ नहीं देखा। उसकी सिसकियां धीमी होती गई। अचानक वह अजीब तरह से हाँफा। उसने अपनी पसलियों को पकड़ा और फिर दोबारा फर्श पर गिर गया। अब वह बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था। इसका जवाब नहीं, राजकुमारी जरा रुक कर बोली, लेकिन अब तुम्हें मेरे लिए नाचना होगा। हाँ, हाँ, सब बच्चे चिल्ला पड़े। तुम उठो और नाचो, क्योंकि तुम तो जंगली वन मानुष से भी ज्यादा सयाने हो और उससे कहीं ज्यादा हास्यास्पद भी। लेकिन छोटे बौने ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमारी ने अपना पैर पटका। फिर उसने बाहर छत पर महाप्रतिहार के साथ टहलते हुए मैक्सिको से आए कुछ संदेश पढ़ते अपने चाचा को आवाज दी। मेरा छोटा बौना रूठ गया है, आप उसे उठाकर कहें कि मेरे लिए नाचे। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फिर डॉन पेड्रो ने नीचे झुककर बौने के गाल पर अपने कढ़ाई वाले दस्ताने से एक थप्पड़ मारा। तुम नाचोगे, निकृष्ट दानव, तुम्हें नाचना होगा। स्पेन की राजकुमारी और उसके साथी मनोरंजन चाहते हैं। लेकिन छोटा बौना अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। कोड़े लगाने वाले को बुलाया जाए, डॉन पेड्रो ने कहा और वह वापस छत पर चला गया। लेकिन महाप्रतिहार गंभीर हो गया। उसने छोटे बौने के पास झुककर अपना हाथ उसके दिल पर रखा। कुछ देर के बाद वह उठा और उसने अपने कंधे उचकाए। वह राजकुमारी के सामने अदब से थोड़ा झुककर बोला, मेरी प्यारी राजकुमारी जी, आपका छोटा बौना अब कभी नहीं नाचेगा। ये तो अफसोस की बात है। वह इतना अधिक कुरूप है कि शायद राजा भी उसे देखकर मुस्कुरा देते। वो फिर कभी क्यों नहीं नाचेगा? राजकुमारी ने हंसते हुए पूछा। क्योंकि उसका दिल टूट गया है, महाप्रतिहार ने जवाब दिया। इस पर राजकुमारी ने मुंह बिचकाया और उसके सुंदर पतले होंठ
नफरत से थोड़े सिकुड़ गए। आइंदा मेरे साथ खेलने के लिए सिर्फ उनको ही बुलाना जिनके दिल ना हो। वो बोली और भागती हुई बगीचे की तरफ चली गई।